गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट के लिए चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग का वन शॉट। आप देखेंगे कि 1 घंटे में आपका पूरा चैप्टर कैसे कवर होता है और इसमें कुछ आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे, ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि आप पूरा चैप्टर 1 घंटे में आराम से रिवाइज कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट का चैप्टर फर्स्ट रह गया है रिवीजन करने के लिए, बहुत दिनों से कह रहे थे कि फर्स्ट चैप्टर 1 घंटे में कैसे होगा, वन शॉट डालिए, तो आज हम उन्हीं के लिए लेके आए हैं वन शॉट। तो देखते हैं केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक हमें कवर करने हैं। सबसे पहले कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। एक रिएक्टेंट एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। कि जैसे मिल्क जो है ना वो फर्मेंटेशन हो जाए, मीन्स फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क क्या है, केमिकल चेंज है, तो उसी से हुआ केमिकल रिएक्शन। हम देखेंगे कि एक आयरन का टुकड़ा है, आयरन नेल, एटमॉस्फेयर में उसको ऐसे ही छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें रस्टिंग लग जाएगी। इट मीन्स वो आयरन ऑक्सीडाइज हो चुका है, रिएक्ट कर चुका है, वही क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। देखो, या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो, ठीक है, गैस नहीं निकल रही है तो क्या होगा, कलर चेंज होगा, कलर चेंज हो सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है, स्टेट के साथ साथ क्या हो सकता है। देखो, आप कैसे पहचानोगे, चेंज इन कलर, क्या होगा, कलर में चेंज आएगा। दूसरा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप कोई भी रिएक्शन करा रहे हो और उसमें टेम्परेचर चेंज हो, मतलब कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन हो गई है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, आप जो ऑब्जर्व कर सकते हो, चेंज इन स्टेट। आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, अगर उसकी स्टेट चेंज होते हुए दिखाई दे जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या डायरेक्ट सॉलिड से गैस, तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आप ये जरूर याद रखना कि यहाँ पे नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, उसका केमिकल फॉर्मूला वही रहता है, तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, बस चेंज आया, फिजिकल चेंज आया। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं चेंज इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है कि हो सकता है उसकी फ्रेगनेंस चेंज हो जाए। जैसे सब्जियां अगर आप ऐसे ही रख दो, कुछ टाइम बाद क्या होता है, खराब हो जाती हैं, तो उसमें स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल। इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है। कभी कभी लाइट निकलती है, जैसे आपने 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं कि आप कैसे पता करोगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये मान लो हमारा जिंक मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हमने रिएक्ट कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जो जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा सॉलिड होता है, और ये क्या है, एक्वस है। रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा, ZnCl2, ये बनेगा एक्वस, साथ ही साथ क्या निकलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। लेकिन इसमें एक चीज और हो रही होगी, जिंक जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिंक क्लोराइड तो बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि इवॉल्व होकर बाहर निकल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, ये हीट भी रिलीज करेगा। आपको बताया था ना कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो, तो टेम्परेचर चेंज या तो हो सकता है एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। तो ये 2 रिएक्शन है कि या तो हीट बाहर निकल रही होगी, जैसे हम मान लो इसको बर्न करें और ये बर्न करने से क्या होगा, हीट इसकी बाहर जाएगी, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है, जो सराउंडिंग को हीट दे दे, और जो हीट को एब्जॉर्ब कर ले वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट भी चेंज हो रही है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, गैस निकल रही है, और एक नया प्रोडक्ट, ये है जिंक और ये है जिंक क्लोराइड, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स ये केमिकल रिएक्शन है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो 10th क्लास में बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है
मैग्नीशियम रिबन। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्लीन क्यों करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक मेटल है, हम मान लेते हैं ये मैग्नीशियम है, अगर हम इसको बर्न करें और इसकी केमिकल रिएक्शन देखना चाहें कि क्या बनाता है। अब क्योंकि इसके ये एटमॉस्फेयर में रहता है ना, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक लेयर लग जाती है, ऑक्साइड की ऑब्वियसली लेयर लगेगी। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये हमारा सैंड पेपर है, हम इससे क्या करेंगे, इसको बार बार क्लीन कर देंगे। अब जब क्लीन करेंगे तो इस पर लगी डस्ट वो हट जाएगी, एक लेयर लगी होगी वो हट जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन कर लेते हैं सैंड पेपर से। अगर गंदी है तो एकदम क्लीन है, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मान लो हम मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन करा रहे हैं, Mg को जब बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या होता है, बर्निंग होती है। क्या बना लेगा, MgO, और ये जो होता है वाइट पाउडर बनता है। लेकिन मैग्नीशियम जब बर्न हो रहा होगा तो वाइट डेजलिंग फ्लेम देता है, ये मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी है। अलग अलग मेटल जब बर्न होते हैं तो कुछ कलर इम्पार्ट करते हैं, कुछ गैस रिलीज करते हैं, अलग अलग है। मतलब अलग एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन को अगर आप बर्न करते हो तो पॉप साउंड रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये कुछ तरीके हैं, कलर में चेंज होगा, स्टेट में चेंज होगा, ऑर्डर में चेंज होगा, या टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। एक और लिख सकते हो क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी इवॉल्व हो सकती है। यहाँ देखो गैस इवॉल्व हो रही है, इट मीन्स ये क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन होना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनके अलावा हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो हो रही है ना, उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखो ये जो इक्वेशन होती है इनको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन, वर्ड फॉर्म में जो लिखी होती है ना, तो उन वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन जैसे दे रखी है, ये आपको दे रखा है ना कि 3 मोल्स जो हैं, देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये जो एग्जांपल दिया है H2 + N2 गिव्स राइज NH3, ठीक। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, इसको वर्ड फॉर्म में लिख देना, यही क्या, राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन हुई थी ना, उसको हमने लिख दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। इन्हीं को स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशंस जो होती है ना, हमारी अनबैलेंस होती हैं, अनबैलेंस। इन्हीं अनबैलेंस रिएक्शन को हम करते हैं बैलेंस। बोर्ड में 90% चांस होते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन देने के, कि आपको एक इक्वेशन दे देंगे कि इनको बैलेंस करो, या फिर वर्ड फॉर्म में लिख के दे देंगे कि इसको बैलेंस करो। तो पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बन जाए उसके बाद आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे, ठीक है। तो हम चलते हैं बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। आपको देखो फॉर्मूले पता होंगे कि जो रिएक्टेंट होते हैं उनका क्या फॉर्मूला होता है, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उनका क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप इक्वेशन को बैलेंस कर पाओगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम मान लेते हैं कि बोला जाए कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। ये आपको वर्ड फॉर्म में दे दिया और बोला जाए कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो। तो मोस्टली क्वेश्चन पेपर में ऐसे दे देते कि आपको वर्ड फॉर्म में दे देंगे, आपको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करोगे, बैलेंस करोगे।
तो पहले हम इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा H2 की फॉर्म में होती है, ये है हाइड्रोजन गैस, क्लियर, प्लस नाइट्रोजन गैस N2, ये भी गैस है, क्या बना लेगा, अमोनिया NH3, ये भी गैस बनेगा, ठीक है, लिख दिया। इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों कर रहे हैं। एंटोनी लेवोसियर ने एक रूल दिया था, लॉ दिया था, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो मास अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन यहाँ देखना इस रिएक्शन में ऐसा लग रहा है कि मास आपका खत्म हो रहा है। मास मतलब एटम, आप इनडायरेक्टली इसको ऐसे समझो कि एटम को ना तो आप क्रिएट कर रहे हो ना ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यहाँ इस इक्वेशन में एटम आपको चेंज लग रहे होंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 हैं रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना दिख रहा है, 3। मतलब अगर एक एटम हाइड्रोजन का बढ़ेगा तो एक एटम का अपना मास बढ़ेगा, इट मीन्स हाइड्रोजन का मास बढ़ जाएगा प्रोडक्ट साइड पे। सेम नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है, 1 है, तो नाइट्रोजन का मास कम हो रहा होगा। लेकिन लेवोसियर ने क्या कहा, मास ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में। अब लेवोसियर साहब तो चले गए, तो उनकी इक्वेशन मतलब उनका जो लॉ है उनको हमें सही प्रूफ करना है। कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस को सही प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। पहला तरीका क्या है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उनको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक है, कर लिया, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो ऐसे ही। अगला तरीका जो होता है कि हम क्या करते हैं, एक छोटी सी टेबल बनाते हैं जिसमें लिखते हैं रिएक्टेंट, और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हम क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम लिख लेंगे। तो एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है नाइट्रोजन, इनके अलावा कोई तीसरा है ही नहीं, तो हमने 2 ही लिख लिए। अब रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 3 हैं, नाइट्रोजन कितना है यहाँ पे, 2 है, इधर कितना है, 1 है, लिख लिया। बेसिक तरीका बता रहा हूँ, जो बोर्ड में आप हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए। देखो जितने स्टेप्स बढ़ाओगे नंबर उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड में, ये नहीं कि आप डायरेक्ट कर दो, डायरेक्ट कर सकते हो, जो जिनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि भाई साहब ये सब करना ही करना है, नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, नहीं तो कर लो, ये फ़ायदा है। हमें क्या करना है कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम को इक्वल रखना है। अगर आप नंबर ऑफ एटम को इक्वल कर दो ऑन बोथ साइड, देन इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी और मास भी बराबर हो जाएगा। मतलब जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। वो कैसे होगा, जितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के हैं अलग अलग एटम, उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाएगी। देखते हैं, अब इन्होंने एक रूल दिया, जब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो तो वो रूल ये है कि भाई साहब इनका जो फॉर्मूला है आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब केमिकल फॉर्मूला में कोई भी चेंज नहीं लाओगे, आपको मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है स्टाइकोमेट्रिक का, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, मीन्स अंदर जो फॉर्मूला लिखा है ना, जैसे देखो ये जो फॉर्मूला है, ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 रहता है, वो कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चेंज कर दोगे तो क्या होगा, गलत हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मूला ही नहीं होता वो। तो हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड। अब देखो एक ट्रिक बताते हैं, वैसे 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड ही पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है कि आप सबसे पहले उस फॉर्मूले को पकड़ो जो सबसे बड़ा फॉर्मूला हो।
तो इन तीनों में सबसे बड़ा फॉर्मूला हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें भी आप क्या करो, सबसे पहले उस एटम को बैलेंस करो जिसके नंबर ज़्यादा हैं। पहले तो कोशिश ये करो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक बार छोड़ दो, उनको बाद में कर लो, क्योंकि वो आसानी से बैलेंस हो जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अगर कोई है तो आप उनको पहले बैलेंस करो। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले बड़ा फॉर्मूला पकड़ लो, पकड़ लिया। इन तीनों में सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम देखो किसके ज़्यादा हैं, तो नंबर ऑफ एटम है हाइड्रोजन के ज़्यादा। इधर कितने हैं 3, इधर कितने हैं 2। अब इन दोनों को बैलेंस करना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ऐसा देखो 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या आता है 6, मतलब जो दोनों की टेबल में आ जाए सबसे पहले। तो इन दोनों को 6 कर दो, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई मतलब यहाँ होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। और 3 का यहाँ होगा, तो क्या करोगे 3H2 प्लस N2 क्या बना लेगा 2NH3 बन गया। अब बाहर हटा दो फॉर्मूला, तो 3H2 प्लस N2 गिव्स राइज 2NH3। देखो नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, दोनों तरफ बराबर हो गए। यही करना है हमें इक्वेशन को बैलेंस। ट्रिक, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लोगे। अगर आपको वर्ड फॉर्म में नहीं, मतलब वर्ड फॉर्म में दिया है, फॉर्मूले की फॉर्म में नहीं दिया है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करोगे, देखोगे, ये काम जरूर कर लेना। इससे पता हम लोग सेफ रहते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हम ऑटोमेटिक स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ही करेंगे। ज़्यादा होशियारी दिखाओगे गलत कर दोगे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं इन फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं। अब मान लो इस 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर दें, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन 6 होने से दिक्कत क्या होता है, नाइट्रोजन की बैलेंस ही नहीं होती है, वो इतने इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं करेगा, तो आपने वैसे ही गलत कर दिया। इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। दूसरा काम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद ये काम कर लो कि नंबर ऑफ एटम लिख लो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे लिख लिए। अब देखो कि हम सबसे पहले बड़ा फॉर्मूला पकड़ेंगे। ट्रिक जो हमें याद रखनी है, हम लिख सकते हैं ट्रिक टू रिमेंबर। तो फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट लार्जेस्ट फॉर्मूला इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो ये जो तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं ना, कंपलसरी नहीं हर किसी में ये एप्लीकेबल हो, बट 90% में एप्लीकेबल होता है अगर आपको लगाना है या लगाना आता है। अब लगाने नहीं आता, अब ऐसे करने चले जाओ तो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अब क्या करोगे, बैलेंस द सेलेक्ट दैट एटम, या फिर कह सकते हो बैलेंस दैट एटम which is larger in number। ठीक है, तो आप उसको पहले बैलेंस करोगे, जो क्या हो ज़्यादा हो, लार्जर हो नंबर में, तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन को जल्दी बैलेंस कर सकते हो। वरना टाइम लगा दोगे, ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप ज़्यादा टाइम भी लगाते हो तो कोई मतलब है नहीं। देखो यहाँ पे लिखा है फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। हम क्या करते हैं, बोथ साइड एटम को एक बार चेक जरूर कर लेंगे कि हमने जो इक्वेशन बैलेंस की है वो सही है या फिर गलत है।
लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे दिया है ना कि आप इक्वेशन में जैसे सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, तो वो स्टेट भी मेंशन कर दो, तो इक्वेशन क्या होती है आपकी ओवरऑल अच्छी हो जाती है। देखो यहाँ पे दिया है लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन, देन स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब उस कंपाउंड को बैलेंस करने की कोशिश करो जिसमें क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप पहले प्रोडक्ट साइड पे ही देखो। हमने बोला ना सबसे पहले आप बड़ा फॉर्मूला या बड़ा कंपाउंड देख लो और उसमें जिसके एटम ज़्यादा हैं उसको बैलेंस करो। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हम क्या करते हैं वो सेलेक्ट करते हैं जिसमें क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होते हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन 90% बनता है, इस बार भी शायद बने, और अगर ज़्यादा चांस है तो हम मतलब ज़्यादा नहीं इतना कह सकते 90% चांस है रेस्पायरेशन टॉपिक या फिर फोटोसिंथेसिस से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पूछा जाएगा, या तो रेस्पायरेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि हमारी केमिकल रिएक्शंस जो है ना कितने टाइप की होती हैं, जो हम इस चैप्टर मतलब हम पढ़ेंगे। देखो बहुत से टीचर बहुत लोग क्या करते हैं अलग अलग टाइप बता देते हैं। बेसिकली जो है ना वो 5 टाइप हैं, या 5 में भी हम कह सकते हैं 4 टाइप होते हैं। 5वां जो टाइप है या जो 6वां टाइप है वो इन्हीं 4 में से किसी ना किसी का एक एडवांस वर्जन है, या इन्हीं में से एक टाइप निकले हुए होंगे, अलग से कोई टाइप नहीं होगा। जैसे पहली है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और 5वीं है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स हम लोग क्या करते हैं इन 5 के अलावा बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि भाई साहब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है। बच्चे खुश होते हैं चले बहुत नई चीज़ बता दी। अरे नहीं, प्रेसिपिटेशन जो है ना आप डबल डिस्प्लेसमेंट में देख सकते हो। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि आपने कोई रिएक्शन कराई और जो कंपाउंड बना रिएक्ट होने के बाद वो इनसॉल्युबल था उस सॉल्वेंट में, तो जब सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा वो डिजॉल्व होगा नहीं, क्या करेगा बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। और बॉटम पे सेटल डाउन होने का मतलब है कि वो रिएक्शन प्रेसिपिटेट बना रही है, तो उसी रिएक्शन को क्या कह देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के अपने फर्दर टाइप हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो अलग से कोई रिएक्शन नहीं है, उसी को कंबाइन करके बनाया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन, चलो देखो देखते हैं आगे। कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास रिएक्टेंट हैं R1, R2, R3, जितने भी ले सकते हो, आप कह सकते हो कि हम Rn तक ले रहे हैं। वैसे जनरली 1, 2 या 3 ही लेते हैं, और प्रोडक्ट अगर बनता है वो भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन करना। क्या होता है कंबाइन करना। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हों उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक चीज़ और नोट कर लेना है, यहाँ पे क्या होगा प्लस चेंज इन हीट। यहाँ हीट का चेंज होना कंपलसरी है। तो बहुत से लोग ये कह देते हैं कि भाई साहब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो 2 टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। नहीं, कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक हो सकती है जिसमें
हीट निकल रही हो, इसी का हम फर्दर टाइप देख लेते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, यहाँ पे जो थर्मिक वर्ड है या थर्मल वर्ड है ये लिया गया है थर्मल से, इसका मतलब होता है हीट, और एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ हीट। जो हीट को इवॉल्व करते हैं वो होते हैं एक्सोथर्मिक। दूसरा होता है एंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यहाँ हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल समझ लो, आपने क्या किया, चूना जो होता है ना, चूने का फॉर्मूला क्या होता है, वो वाला नहीं जो दुकानदार लगाते हैं, दुकानदार जो बेचते हैं ना वो चूना, हाँ समझ लो कि नहीं, जो चूना लगा देते हैं वो तो कभी कभी होता है, हर किसी को नहीं लगता है। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं चूना। तो उसको जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो देखना वहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है, इसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो चूने का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब देखो हीट कोई कंपाउंड नहीं है, नहीं तो कहो सर देखो आप बोल रहे थे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तो हीट निकल रही है, प्लस लगा रहे, नहीं, हीट मतलब टेम्परेचर को बता रहा है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, इन्हीं को कहते हैं स्लैग्ड लाइम। देखो क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और लाइम वाटर, ये तीन चीज़ें हैं और तीनों को हम एक ही जैसा समझ लेते हैं, इनमें थोड़ा फ़र्क है। क्विक लाइम क्या होता है, स्लैक लाइम क्या होता है और लाइम वाटर क्या होता है, मतलब सेम बट डिफरेंट। वही हाल इनका है कि ये सेम तो दिख रहे होंगे बट थोड़े डिफरेंट होंगे। ये एंडोथर्म, पहले समझ लो ये हमारी रिएक्शन कैसी है, ये है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ऐसे ही आप क्या करो, अब एक चीज़ और समझ लो जो बहुत कम लोग बताते हैं, जनरली क्या होता है कि ये हीट बाहर निकल क्यों रही है। साइंस आप जब भी पढ़ रहे हो, साइंस में जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में अगर आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया ये क्यों, ना तो आपकी केमिस्ट्री समझ आएगी ना आप समझा पाओगे। तो क्यों का आंसर पता होना चाहिए कि हीट क्यों निकल रही है, अपने आप क्यों निकल रही है। देखो बॉन्ड को बनाने के लिए या बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जब यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड बन रहे होंगे, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके बॉन्ड बना रहा होगा, बॉन्ड बनाते टाइम हीट तो निकल रही होगी, तोड़ते टाइम हीट निकली होगी। बॉन्ड बनाने के लिए जितनी हीट चाहिए थी वो तो हीट इनके पास थी, अब एक्स्ट्रा हीट निकल रही है। अगर वो हीट को ये रोक के रखते तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होता और इनको क्या करना था, बॉन्ड बनाना था। तो उन्होंने क्या किया, उस एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल दिया कि हमें ज़रूरत नहीं है तुम ले जाओ। तो वो हीट कहाँ दे दी, सराउंडिंग को। इसीलिए इनको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा आपने देखा होगा, मान लो ये एक गिलास है, ठीक है, अब इसमें आपने भर दिया है वाटर, हाँ H2O, ये है देखो H2O, बहुत बढ़िया, ठीक। अब आपने इसी H2O में क्या किया है, थोड़ा हाँ बर्फ़ डाल देते हैं। ये जो है हमारा आइस क्यूब है, ठीक, ये है आइस, और ये जो है ये क्या है, ये है वाटर।
देखो आपने देखा होगा कि जब हम आइस वाटर में डालते हैं, जो नॉर्मल वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा, कूल। कूल क्यों हो गया? उसका एक रीजन है। देखो वाटर के पास अभी अपनी हीट है, आपने जैसे ही आइस का टुकड़ा इसके अंदर डाला तो आइस क्या करेगा, अपने बॉन्ड को तोड़ेगा और अपनी स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए होता है? लेटेंट हीट। और वो हीट उसको कहाँ से मिल गई? वाटर से। वाटर से हीट लेके उसने अपने बॉन्ड तोड़ दिए और वो किस में मिल गया? इस पानी में मिल गया। वाटर के पास जो हीट थी उसने कहाँ दे दी? आइस को दे दी। अब उसके पास हीट बची नहीं तो वाटर कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। मतलब वाटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। और किसने किया? आइस ने। इसी रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक, जो हीट को एब्जॉर्ब करके ले जाए, क्योंकि उसको काम था इसलिए एब्जॉर्ब की है। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने हाथ पे पेट्रोल रखो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा मत रखना, बहुत महंगा होता है, गरीब हो जाओगे। थोड़ा रखो, आपने थोड़ा हाथ पे रखा, हाथ क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल था लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट से उसको किस में जाना था? वेपर स्टेट में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसने आपके हाथ से लेटेंट हीट ली और लिक्विड से गैस में चला गया और आपके हाथ की हीट कौन ले गया? पेट्रोल। आपके हाथ पे हीट बची नहीं, ठंडा फील हुआ। हाँ, इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों चीजें समझ आ गई ना, एक्सोथर्मिक क्या होता है और एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हम बता रहे थे ना कि स्लैक लाइम और क्विक लाइम में क्या फर्क है। देखो जनरली होता क्या है, जो आपका फॉर्मूला है ना कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को ही बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और ये वाइट सॉलिड पाउडर होता है, चूना, सबको पता है, जो खाते हैं उनको भी पता है और जो दुकान वाले हैं उनको भी पता है, लगाते हैं, सफ़ेद होता है, उसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब जब आप क्विक लाइम को वाटर में डिजॉल्व करोगे, मिलाते हो, देखा होगा पुराने ज़माने में घर पे जब लगाते थे, दीपावली के टाइम पे, होली के टाइम पे, तो पानी में डालते थे। जैसे ही पानी में डालोगे ना, विग्रसली हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक होता है। अब जब हीट निकली उस टाइम पे देखो आपने क्या डाला था पानी में? क्विक लाइम। तो क्विक लाइम खत्म। क्विक लाइम वाटर में डिजॉल्व होगा, क्या बना लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्लैक्ड लाइम है, स्लैक्ड लाइम। अब स्लैक्ड लाइम के साथ साथ क्या बनता है? लाइम वाटर। अब दोनों में फर्क समझो कि स्लैक्ड लाइम क्या है और लाइम वाटर क्या है। देखो जो स्लैक्ड लाइम है वो क्या होता है? पार्शली सॉल्युबल होता है, मतलब पूरी तरीके से पानी में डिजॉल्व नहीं हुआ, घुल तो गया है लेकिन पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हुआ, हल्का सा वो बॉटम पे आपको दिखाई देगा, ऐसा लगेगा बॉटम पे सेटल हो रहा है, उसी को बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ये जो है ना, जो बॉटम की तरफ सेटल हो रहा है, ये है हमारा स्लैक्ड लाइम। जो चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व हो जाए, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना लेगा। ट्रांसपेरेंट, देखो ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। यहाँ से क्या हो रहा होगा? आपको एक अलग लेयर दिख रही होगी, एक लेयर सी बनी होगी, ये नीचे बैठा होगा और ये ऊपर एकदम जैसे मिल्की होता ना, वैसी लेयर बना लेता ट्रांसपेरेंट, उसको बोलते हैं, ये हमारा क्या है? ये है लाइम वाटर। लाइम वाटर जो ट्रांसपेरेंट है, सॉल्युबल है वाटर में, वो लाइम वाटर। जो सॉल्युबल नहीं है या पार्शली सॉल्युबल है, वो है स्लैक्ड लाइम, बॉटम पे बैठा होता है। ठीक है। अब इसी लाइम वाटर में अगर आप क्या कर दो, CO2 को पास कर दो, तो एकदम कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों हो जाता है? उसका एक रीजन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बनेगा, यहाँ से वाटर भी निकल जाता है, थोड़ा बहुत सूख जाता है, उसी को मार्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्बल। समझ गए? तो ये है इसकी प्रॉपर्टी। पूछा जाता है बोर्ड में, लोग कंफ्यूज रहते, 90% लोग कंफ्यूज रहते कि क्विक लाइम क्या है, स्लैक लाइम क्या और लाइम वाटर। नाम में है वाटर, लाइम वाटर, चूने वाला पानी,
तो चूने वाला पानी क्या होता है, लाइम वाटर होता है। पानी होगा मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, सॉल्युबल होगा। बॉटम पे जो सेटल डाउन हो जाए वो क्या होता है, स्लैग्ड लाइम होता है, वो घुला नहीं है मतलब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक इक्वेशन आपको समझ आई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, when two reactant combine to form a product it called combination reaction। कंपल्सरी नहीं कि 2 हों, 3 भी हो सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं लगी है, 2 या 2 से ज़्यादा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है, क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और ये कैसे होते हैं बता ही दिया कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बाकी और एग्जांपल, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे आप एलपीजी जलाते हो, सीएनजी जलाते हो, पेट्रोल जलाते हो, कुछ भी जलाओ, सभी में हीट निकलती है, जलाओगे तो हीट निकलेगी, तो वो सभी क्या हैं, एक्सोथर्मिक हैं। इनके अलावा क्या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो हीट को एब्जॉर्ब करने, आपको बताया ही था, यहाँ एग्जाम्पल दिया कि ड्यूरिंग डाइजेशन, हम लोग डाइजेशन करते हैं ना, तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। फूड हमारा क्या होता है डाइजेशन के टाइम पर सिंपल ग्रेन्यूल्स जो होता है ना, उसमें कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ये आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें एक शुगर जो होता है ना वो ब्रेक होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। ये इनका लिंकेज, जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तुम्हारे काम का ज़्यादा नहीं है, बस दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब। इसलिए आपको कभी कभी मना कर देते हैं कि जैसे ही आप खाना खाओ तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीते हैं। उसके 2-3 डिसएडवांटेज हैं, वो अगले चैप्टर में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे ना बायो में, तब बताएंगे। एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। क्या करते हैं, ब्रेक। और किसी को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, हीट। तो यहाँ हम हीट देते हैं। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है एकदम अपोजिट है किसके, कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन में आप क्या कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट को आप कंबाइन कर रहे थे। यहाँ आप क्या करेंगे, एक सिंगल रिएक्टेंट को जब आप हीट दोगे वो ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना ले, वो हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, वो डिकम्पोज हो गया है। अब देखो एग्जाम्पल जैसे दिया है कि FeSO4 क्या है, फेरस सल्फेट, जो हल्का कैसा होता है, पेल ग्रीन कलर का होता है। जब आप क्या करोगे, क्या हो गया, हाँ, इसको जब हीट दोगे, और इसी को क्या बोलते हैं, थर्मल हीट। ये क्या है, थर्मल हीट। क्या बना लेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये दोनों गैस हैं जो बाहर निकल जाएंगी। देखो यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट जो था वो 1 था, प्रोडक्ट कितने बने, 3 बने। और किसकी वजह से, आपने उसको हीट दी। ये सिंबल किसका है, हीट का है। तो इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो डिकम्पोजिशन के 3 टाइप हैं, और वो 3 टाइप कैसे बनाए गए हैं वो देख लो, इसी टॉपिक में ही है। देखो आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो थर्मली, मतलब नॉर्मल हीट दे रहे हो आप, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब वही हीट आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से दे रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी से भी आप हीट दे सकते हो। अब इलेक्ट्रिसिटी से हीट कब देते हो,
जब नॉर्मल हीट से थर्मल हीट से काम ना बनता हो तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का रोल अलग होता है, जिसको जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। अभी इसी में एक बहुत अच्छा एग्जांपल समझाएंगे। तीसरा है फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब है फोटोन, जो सनलाइट की एनर्जी से निकलते हैं ना, सनलाइट में फोटोन पैकेट्स होते हैं, तो उससे जब कोई रिएक्शन होती है, उसकी हीट से रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में बोला था ना कि क्यों इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे मान लो ये है हमारा वाटर, अभी हम इसको सिंपली हीट कर रहे हैं, नॉर्मल हीट दे रहे, थर्मल, तो क्या होगा, सभी ने पानी गर्म किया होगा हीट देके। क्या होता है, पानी को जब आप हीट देते हो तो टेम्परेचर चेंज होगा, 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। आफ्टर 100 डिग्री क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, स्टेट चेंज हुई, लिक्विड से गैस में आ गया, और कोई चेंज नहीं हुआ। हो सकता है आयोनाइज हो जाए, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर हम यहीं पे क्या करें, थर्मल को हटा के क्या करते हैं, थर्मल नहीं कर रहे हम, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करें। क्या करें, हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये क्या होगा, अब ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ क्या बना लेगा, ऑक्सीजन गैस। कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, इसलिए क्या है ये इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे ही अगर आप क्या करो, ब्राइन सॉल्यूशन जैसे है NaCl का, इसी को क्या बोलते हैं, ब्राइन। इसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बनता है, हाँ, एक तो कास्टिक सोडा बनता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या बनेगा, H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे ही क्या होता है कि सिल्वर ब्रोमाइड है या सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस। आपने देखा होगा कि जितने ये टैबलेट वगैरह हैं या सिरप वगैरह हैं, ये सब क्या होती है, कलर्ड बोतल में होती हैं, कलर्ड बोतल में। अब कलर्ड बोतल में रखने का एक ही रीज़न होता है कि कहीं सनलाइट की प्रेजेंस में आके उनमें क्या हो जाए, ब्रेक डाउन ना हो जाए। देखो जो तुम्हें बताया था, ये वाला डायग्राम जितने 10th के स्टूडेंट हैं रट के चले जाना, 90% इलेक्ट्रोलाइसिस में ये डायग्राम पूछ लिया जाता है। देखो हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाए, ये हमारा क्या एनोड है और इधर वाला क्या है, कैथोड है। 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है, ये वाला हमारा क्या होगा, एनोड होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, कैथोड होगा, एनोड, और ये क्या है, कैथोड है। बैटरी से कनेक्ट किया, इसमें क्या फिल किया, वाटर। ठीक है, अब क्या होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास। तो एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव के पास कौन निकलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे जो अमाउंट बनेगा, देखो क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड को इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया ताकि जो बबल्स बने, गैसियस बनेगी, एक कैथोड पे जाएगी, एक एनोड पे जाएगी, और वहीं से क्या होगा, बाहर निकल जाएगी। पूछा जाता है कि किस एक टेस्ट ट्यूब में जो बबल्स हैं गैस के वो ज़्यादा हैं और दूसरे में क्या है, कम है, तो कौन सी गैस ज़्यादा लिबरेट होगी और कौन सी कम लिबरेट होगी, वो आप देख लो, इसी रिएक्शन से आप समझ लो। जैसे मान लो क्या है, H2O है, H2O क्या है, H2O वाटर। तो वाटर का ही आप करा रहे हो, वाटर ब्रेक होके क्या बना लेगा,
O2 प्लस H2। अभी इक्वेशन को एक बार बैलेंस करो तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर कितने हो गए, तो डबल अमाउंट किसका है, हाइड्रोजन का है। तो आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे जो अमाउंट निकलेगा गैस का वो ज़्यादा होगा, डबल होगा, किससे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, डबल है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटोलाइसिस में क्या बोलते हैं, जैसे आपने चाइना डिश में क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड रखा है, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी, सिल्वर अलग बना लेगा और क्लोरीन गैस जो होगी वो क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। देखो यहाँ से क्लोरीन गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। ये Cl2 जो है वो क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है, और सिल्वर अलग, सिल्वर सॉलिड बन जाएगा। अब मान लो आपने कोई टैबलेट ली या सिरप ली, सनलाइट उसमें पास हो गई और वो सिल्वर का है, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का कोई कंपाउंड हुआ, ब्रेक होके अलग अलग कंपाउंड बना लेगा। अब वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, कि डायरेक्ट सनलाइट से आपको क्या करना है, दूर रखना है। दूर रखोगे तो वो सेफ बनी रहेगी, वरना क्या होगा, फोटोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। 3 पॉइंट हैं, या तो हीट या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए, मीन्स डिकम्पोजिशन कराने के लिए, या तो आप क्या करोगे, हीट की रिक्वायरमेंट होगी या लाइट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। इन्हीं को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन सभी में क्या होगा, जनरली हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पहले एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो नाम में ही अपनी डेफिनेशन दे रहा है। एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कह सकते हैं, जैसे मान लो बहुत से एग्जाम्पल, जो अभी तुम्हें एग्जाम्पल दिया था वही समझ लो। जिंक प्लस HCl क्या बना था, ZnCl2 बना था, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकली थी। अब देखो जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, और किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा और क्या उसकी जगह खुद लग जाएगा और क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड। हाइड्रोजन क्योंकि वहाँ से हट गया है तो हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करके और क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस बना ली। ऐसे बहुत से तुम्हें एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे आयरन नेल को आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बोलते हो तो यहाँ लिख दो एक्वस, ये होता है सॉलिड, और ये जो है वो ब्लू कलर का है, ब्लू विट्रॉल। ये सॉलिड होता ही है, पता ही कैसा होता है। जब ये रिएक्शन होगी तो क्या बना लेगा, FeSO4, जो कि क्या होगा, पेल येलो या पेल ग्रीन बोलते हैं, प्लस Cu। क्या बना लिया, Cu। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई साहब कौन सा हाईली रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है, तो उसके लिए हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं वो होते हैं हाईली रिएक्टिव, जो नीचे होते हैं वो होते हैं लीस्ट रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव आयरन क्या करता है, लीस्ट रिएक्टिव कॉपर को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए, तो उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करते हैं और उसकी जगह खुद लग जाते हैं। इसको ऐसे समझ लो, जैसे मान लो 2 राज्य हैं, एक A है और एक B है। इसके राजा कुछ और हैं, इसके राजा कोई और है। मान लेते हैं, हाँ कुछ भी मान लो, XYZ। चलो
इसको मान लेते चंगीराम और ये है मंगीराम, लिख देते हैं चंगीराम मंगीराम। ये अपने राज्य में रह रहे हैं और ये अपने राज्य में रह रहे हैं। ये जो हैं ज़्यादा पावरफुल हैं, किससे? इनसे। इनके बीच में युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो क्या हुआ, ये जीत गए। तो ये जैसे ही जीते इन्होंने क्या किया, बी को कब्जा कर लिया और यहाँ पे एक अपना राज्य बना लिया। मतलब अपना राज्य क्या है, बी को तो हटा दिया, अब बी कहीं भटक रहा होगा, चला गया जंगल में। और बी का जो राज्य था वो किसने कवर कर लिया? ए ने कवर कर लिया। अब वहाँ का राजा कौन बन गया? चंगीराम बन गए। ठीक है, चंगू मंगू जो भी थे, ऐसे समझ लो। तो ये है हमारी क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे भूल जाते, ये बोल देते हैं कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। हाँ करता है, बट जब वो अपने सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा लीस्ट रिएक्टिव वाला, तब। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि मान लो हमें क्या करना है, आयरन का एक ये बर्तन है, ये काय का है? आयरन का है। बोला जाए कि भाई साहब हम आयरन के बर्तन में कॉपर सल्फेट रखना चाहते हैं, क्या आप परमिशन दे सकते हैं? बताइए। मतलब आयरन का टुकड़ा है, मतलब आयरन का एक कंटेनर है और उसमें हम कॉपर सल्फेट रख दें, क्या आप मतलब रख पाओगे? तो आप क्या कहोगे? नहीं। उसके पीछे एक रीज़न दोगे ना कि भाई साहब क्यों नहीं रखोगे। तो रीज़न क्या है, क्योंकि आपका कॉपर सल्फेट जो है ना, कॉपर बेचारा है शरीफ आदमी, कमज़ोर। हमारा आयरन क्या है, पावरफुल है। वो क्या करेगा, आपके कॉपर को हटा देगा। कॉपर को जैसे ही हटाएगा आप कहोगे भाई साहब हमारा कॉपर कहाँ चला गया, हम तो आपको दे के गए थे कॉपर सल्फेट, आपने ये तो खुद ही कब्जा कर लिया, हम कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ जो बनेगा धीरे धीरे क्या बन जाएगा, दे के गए थे कॉपर सल्फेट, अब आपको क्या मिलेगा, फेरस सल्फेट। कॉपर गायब, मतलब धीरे धीरे ये कंटेनर भी क्या होने लगेगा, डिजॉल्व होने लगेगा। कंटेनर भी इसी में डिजॉल्व हो जाएगा, समझ रहे हो। अब बहुत से और एग्जाम्पल हैं लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि वन शॉट है। वन शॉट में क्या करना है, हमें बहुत जल्दी चैप्टर ख़त्म करना है, कभी देखेंगे आगे। तो कॉपर सल्फेट